अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि पाकिस्तान के वेटरन एक्टर और मशहूर तरीन एक्टर खालिद भट्ट एक मंझे हुए अदाकार, ना सिर्फ एक मंझे हुए अदाकार बल्कि एक बहुत ही नेक इंसान, उनकी डेथ हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उनके साथ मेरी बहुत सारी खट्टी और मीठी कुछ तल्ख यादें भी उनके साथ जुड़ी हुई हैं। मैंने आज से 5 साल पहले उनके साथ एक ड्रामा सीरियल किया था, कोई इश्क ना जाने। और उस ड्रामा सीरियल के अंदर जो है वो उन्होंने मेरे वालिद का किरदार जो है वो निभाया था, एक बहुत ही मंझे हुए अदाकार। और उनकी जो सैड डिमाइस है उसके बारे में सुनकर मैं एकदम से हैरान रह गई, क्योंकि आज से कुछ ही अर्सा पहले, कुछ ही महीनों पहले की बात है कि मेरी उनसे मुलाकात हुई थी रोड के ऊपर। और वो भी इस तरह से कि वो उनकी गाड़ी हमारी गाड़ी के पास से पास हुई और मैं उनके पास से गुजरी। और मैंने उनको सड़क के ऊपर भी काफ़ी चढ़ाया था। और वो छोटी छोटी बातों के ऊपर एकदम से जज्बाती हो जाया करते थे, गुस्से में आ जाया करते थे, लेकिन वो दिल के बहुत साफ और बहुत अच्छे इंसान थे। बस उनके बारे में सुन के और उनके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, और जो मेरी उनके साथ मेमोरीज़ हैं, और जिस तरह से मेरा उनके साथ शुरू में जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था उसमें मेरा उनके साथ झगड़ा हो गया था और मैंने उनकी शिकायत कर दी थी। और वो क्या हुआ था, वो सारा क्या किस्सा था, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि खालिद भट्ट जो हैं वो पाकिस्तान के एक बहुत ही मंझे हुए अदाकार थे। और बताया जाता है, अभी जो मैंने विकीपीडिया के थ्रू देखा है उसमें तो मुझे ये पता चला है कि वो कई सालों से लाहौर में तो रह रहे थे, लाहौर में सेटल्ड थे, लेकिन वो बाय बर्थ जो है मुल्तान से ताल्लुक़ रखते थे। और मैं आपको बता दूं कि खालिद भट्ट साहब जो हैं उनके उन्होंने 1970 में 1970 में काम करने का जो आगाज़ है वो किया था। लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद उन्होंने डायरेक्ट जो है अदाकारी से इसका आगाज़ किया था, लेकिन उन्होंने अदाकारी से इसका आगाज़ नहीं किया था। बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि 1970 में उन्होंने एक फिल्म्स के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम करना शुरू किया था। और वो मुल्तान से यहाँ लाहौर के अंदर मूव हुए थे, क्योंकि 1970 का जो ज़माना था, उस ज़माने में जो फ़िल्मों का गढ़ था वो लाहौर माना जाता था। इस वक्त सारी इंडस्ट्री कराची मूव हो चुकी है। खालिद भट्ट साहब जो हैं उन्होंने अपने वक्त में बहुत ज़्यादा अरूज देखा। और फिर अरूज के बाद ज़वाल की जो कहानी है मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, और जो मेरे उनके साथ तल्ख और जो कुछ यादें हैं मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। मैं आपको बताती चलूँ कि 1970 में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम करते करते उनको 8 साल गुजर गए, क्योंकि वो एक बहुत बड़े परफेक्शनिस्ट थे। जब तक वो किसी चीज़ में परफेक्शन नहीं देख लेते थे वो उस काम में कभी भी हाथ नहीं डालते थे। और आखिरकार 1978 में आके उनको लगा कि बतौर एक्टर उनको काम करना चाहिए। मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोग उनसे ऑफेंड हो जाया करते थे, बहुत सारे लोग उनसे नाराज़ हो जाया करते थे इस बात पे कि उनकी एक्टिंग स्किल्स इतनी कमाल की थी कि जब वो सामने किसी एक्टर को देखते थे तो वो उसकी इतनी मिस्टेक्स निकालते थे कि वो एक्टर ऑफेंड हो जाता था, उसको बुरा लगता था। वो ये नहीं सोचता था कि मेरी इस्लाह हो रही है, बल्कि वो गुस्से में आके कहता था अच्छा तो फिर आप करके दिखाएं। और जो वो सीन परफॉर्म करके दिखाते थे वो इतना परफेक्शन के साथ होता था कि सामने वाला बंदा या तो गुस्से में आके अपने ईगो की वजह से उस काम को छोड़ देता था, या फिर उनकी तनकीद सुन सुन के जो है ना वो कुछ लोग तंग पड़ते थे। लेकिन असल बात ये थी कि वो एक परफेक्शनिस्ट थे और वो परफेक्शन की नज़र से हर चीज़ को देखा करते थे। वो किसी भी चीज़ के अंदर कोई कमी या कोताही को बर्दाश्त नहीं करते थे और फौरी तौर पर गुस्से के अंदर आते थे, चिड़ चिड़ बहुत जल्दी जाते थे। लेकिन फिर वही बात है कि मैं आपको बताऊं कि 2020 से लेकर 2024 आ गया है, हमारे बहुत सारे ऐसे एक्टर्स इस दुनिया से चले गए हैं जिन्होंने अपना बहुत नाम कमाया। पीटीवी के ज़माने से लेकर अब तक वो लोग चले आ रहे थे। लेकिन यकीन करें कि उन लोगों के कैरेक्टर्स को सलाम करने को दिल चाहता है। वो बड़े ही बाशऊर, बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही सुलझे हुए लोग हुआ करते थे। आजकल के जो लोग हैं वो पता नहीं अजीबो गरीब किस्म के बैकग्राउंड से आ रहे हैं और पता नहीं हमारी इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने क्या क्या गंद फैलाए हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें कैरेक्टर की, तो पर्सनल कैरेक्टर में बहुत ही नेक इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत विटी इंसान भी थे। मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने बहुत सारी उर्दू और पंजाबी फिल्मों में काम किया था। और उसके बाद उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का जो अवार्ड है वो भी उनको मिला था, जो कि वो डिजर्व करते थे। और एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं बल्कि बहुत सारे अवार्ड्स को डिजर्व करते थे। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने बहुत लंबा एक ब्रेक ले लिया था काम के अंदर। वो काम के अंदर उन्होंने ब्रेक क्यों लिया था उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। उनका अभी रिसेंटली जो ड्रामाज उनके चले उसमें एक जीवन नगर के नाम से कोई ड्रामा उनका चला था, और कोई खाई नाम का ड्रामा है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं मैं सही नाम ले रही हूँ या नहीं, लेकिन सुना है कि जियो पे उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी उस ड्रामे के अंदर, और आजकल वो सुना है कि चल भी रहा है। और बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं, जो क्रिटिक्स हैं, उन्होंने इसके ऊपर जब अपना
क्रिटिकली उसके ऊपर जो अपना रद्द-ए-अमल दिया या वो एक तज्ज़िया दिया, तो उन्होंने यही कहा था कि खालिद भट्ट जैसे एक्टर्स जो हैं वो इतनी परफेक्शन के साथ उन्होंने काम किया कि वो बाकी तमाम कैरेक्टर्स को खा गए। यानी इतना अच्छा उन्होंने परफ़ॉर्म किया। और अभी थोड़े दिन पहले मैं, वो एक एनालिस्ट हैं अम्मा, वो भी कह रही थीं कि खालिद भट्ट को उनकी ज़िंदगी में ही जो है वो बहुत बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए बेस्ट एक्टर का, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपनी कामयाबी को नहीं देख पाए। आज से ठीक 3 दिन पहले मैंने उनके साथ उनके उस ड्रामे का एक जो क्लिप का जो रिव्यू था वो भी शेयर किया था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए। और उन्होंने जब वो देख लिया तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि इससे पहले तक मैं उनको कभी भी कोई मैसेज करती थी ना तो फ़ौरन टक करके मुझे जवाब देते थे। तो मुझे जवाब नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि मैं 3-4 दिन गुज़र गए, तो मैंने सोचा कि मैं उनको कहती हूँ कि आप तो बड़े एरोगेंट हो गए हैं, आप तो जवाब भी नहीं देते। अच्छा, आपकी इतनी अच्छी एक्टिंग है, अच्छा जी आपका बड़ा नाम बन गया, तो आप बिल्कुल बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रहे। मैं ये सोच रही थी, लेकिन जब अचानक से आज मुझे ये खबर मिली कि उनकी डेथ हो गई है, तो मैं, यकीन करें कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। और मैंने उनके लिए बड़ी दुआ की। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनके लिए दुआए फ़ातिहा ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, वो एक्टर थे, मेरे साथ हमेशा उनके तल्ख़ तजुर्बात रहे, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे उनके अंदर अपना एक बाप नज़र आता था। क्योंकि वो बिल्कुल जैसे बाप बेटी नहीं आपस में खिटपिट करते रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह से मेरा उनका एक ताल्लुक था। मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था तो मैं स्कूल में पढ़ती थी, और मैं 9th-10th के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, और उस वक़्त जो है मैंने पहला सीरियल अपना जो है वो किया था। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जब मैंने सीरियल किया और मैं पहली दफ़ा ड्रामा के सेट पे पहुँची, तो वहाँ पर जनाब मेरी मुलाकात हुई 2 सीनियर लेजेंड एक्टर्स के साथ, जिसमें एक जो है वो खालिद भट्ट साहब थे और जो दूसरे थे वो फिरदौस जमाल थे। और मज़ेदार बात आप ये देखिए कि मेरा पहला सीन ही इन 2 लोगों के साथ था। तो मैं जब घर से गई तो मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि तुम इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम कर रही हो, और हम उनके बड़े फ़ैन, और मेरे फादर जो हैं उनके बहुत बड़े फ़ैन थे। तो मैं जब वहाँ पर गई तो ऑब्वियसली जो घर वालों ने मुझे बताया हुआ था, और फिर मेरे ऊपर प्रेशर भी था, और फिर मुझे ये था कि पता नहीं मैं कैसे सीन करूँगी। तो हुआ ये कि मुझे 1-2 रीटेक्स लेने पड़े। ऑब्वियसली मैं पहली बार कैमरा फेस कर रही थी। तो वहाँ पर जो फिरदौस जमाल साहब हैं, उन्होंने थोड़ा-सा मेरा मज़ाक उड़ाया। मतलब मज़ाक इस तरह से उड़ाया कि उन्होंने मुझे थोड़ा-सा बुरे तरीके से समझ लें कि डाँट दिया, या मेरे बारे में उन्होंने ज़रा अच्छा नहीं बोला। तो मुझे थोड़ा दुःख हुआ। मैं बच्ची थी, मैं भी रो पड़ी, और मैं जब रोई तो मेरे जो डायरेक्टर थे ना, उनको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि डायरेक्टर को मुझसे बड़ा प्यार था। वो मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे थे। तो उन्होंने जब मुझे डाँटा था फिरदौस जमाल साहब ने, तो उनके साथ खालिद भट्ट भी वहाँ पे खड़े थे। तो ये दोनों, मैं आपको बताती चलूँ कि खालिद भट्ट और जो फिरदौस जमाल हैं, ये बहुत अच्छे दोस्त थे आपस में। तो जो फिरदौस जमाल हैं, जब उन्होंने इस तरह से मुझे क्रिटिसाइज़ किया, तो खालिद भट्ट साहब जो हैं उन्होंने भी बड़ा कहकहा मारा। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन था ना मेरे ऊपर, वो अच्छा नहीं पड़ा। मैंने उस वक़्त ये सोचा था कि देखो यार, मैं इनके लिए एक बच्चों के बराबर हूँ, तो ये मुझे बच्चों की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, मुझे डाँट सकते हैं, मुझे कह सकते हैं कि तुम ये गलत कर रही हो, इसको ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। लेकिन इस तरह से जो इन्होंने मेरा मज़ाक उड़ाया, मुझे अच्छा नहीं लगा। और इससे पहले कि मैं अपने घर में जो है ना थोड़ी बड़ी थी बहनों में, तो मैं थोड़ी अग्रेसिव थी। तो मैं अग्रेसिवली उनको जब जवाब देने लगी, तो अचानक से मेरे ज़हन में ख़्याल आया था कि अगर मैंने इनको जवाब दे दिया, तो पहले ही दिन जो है डायरेक्टर्स के ऊपर या ड्रामा का जो सेट है उसका माहौल ख़राब हो जाएगा, और मेरा इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा, और सब लोग मेरे बारे में शायद ये सोचेंगे कि मैंने ही गलती की है, क्योंकि वो इतने सीनियर एक्टर्स हैं, सारी ज़िंदगी से काम करते आ रहे हैं, तो उन्हें कौन गलत कहेगा। तो ये कह सोच के मैंने और रोना शुरू कर दिया, और मैंने उनको कुछ नहीं कहा। तो हुआ ये कि जो हमारे डायरेक्टर थे ना, उन्होंने मेरे सामने उनको डाँटना शुरू कर दिया। बल्कि जो वहाँ पे सेट के ऊपर रेशम थी एक्ट्रेस, तो आप यकीन कीजिए कि उन्होंने मेरा साथ देते हुए ना फिरदौस जमाल साहब के पीछे पड़ गईं, और उनको कहने लगीं कि देखें, अब वो बच्ची है, आपने उसको रुला दिया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो ख़ैर उसके बाद जो है ना, जो फर्स्ट इंप्रेशन है, उसके बाद मैंने खालिद भट्ट साहब को और फिरदौस जमाल जो हैं, इनको इस तरह से थोड़ा अवॉइड करना शुरू कर दिया। सेट्स के ऊपर मैं जाती थी, मैं इनसे ज़्यादा बात नहीं करती थी, और मेरे अंदर एक खौफ होता था कि अगर मैंने ठीक तरह से परफॉर्म ना किया और ये दोबारा से मेरे ऊपर हंसे या इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, तो मेरा क्या बनेगा। लेकिन दोबारा ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊँ कि खालिद भट्ट साहब जो है ना, उनके साथ बाकायदा तौर पे मैं रिहर्स करती थी अपने सीन्स को, और उस वक़्त जब मैं रिहर्स कर रही होती थी ना, तो अक्सर ही वो मुझे बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से डाँट देते थे। लेकिन वो डाँट ही आज काम आई, और जो अगर मैं मेरे बोलने में अगर एक फ्लुएंसी आई, या मैं अच्छा बोलने लगी, या मैं अच्छा परफ़ॉर्म करने लगी, तो वो उस डाँट का नतीजा था।
और जब हम बच्चे होते हैं तो ऑब्वियसली हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन बड़े होके हमें पता चलता है कि वो डाँट हमारे लिए कितनी मुफ़ीद थी, वो कितनी कारगर साबित हुई। और फिर मैं आपको बताऊँ कि मैंने एक कमर्शियल किया था, गोल्डन पल एक क्रीम है, उसका कमर्शियल किया था। तो गोल्डन पल के जो ओनर्स थे, उन्होंने रमज़ान के महीने में अपनी फैमिली और रिश्तेदारों को सबको बुलाया हुआ था, और उसके अंदर उन्होंने मुझे और मेरी सिस्टर को भी इनवाइट किया था। तो मैं जब रमज़ान की उनके उसमें गई थी इफ्तार पार्टी में, तो मैं ये सोच कर गई थी कि शायद वहाँ पर हमारे साथ कमर्शियल के अंदर और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस थीं, तो मैंने सोचा कि उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को बुलाया होगा। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही ये देख कर कि वहाँ पर सिर्फ मैं और मेरी सिस्टर थे, बाकी तमाम उनके फैमिली की ख़वातीन थीं, और मर्दों में जो जिन लोगों को उन्होंने बुलाया हुआ था उनमें खालिद भट्ट साहब भी थे। तो खालिद भट्ट साहब जो हैं, इन्होंने मुझे दूर से देखा और मुझे इस तरह किया कि बच्चे इधर आओ, और मैं उनके पास गई और उन्होंने मुझे बिल्कुल बेटियों की तरह प्यार किया। बहुत मुझे खुशी हुई, उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ़ की। तब मैं उनको कुछ साल के बाद मिली थी और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें देखता रहता हूँ और तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और शाबाश। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि इंडस्ट्री के अंदर मैं किसी को बेटा नहीं कहता, मतलब मेरे कैरेक्टर की वजह से उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी लड़कियाँ जो हैं वो अच्छे तरीके से भी अच्छे कैरेक्टर के साथ भी काम कर सकती हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन वो एक हेजिटेशन मेरी बरकरार थी, मैं उनके पास ज़्यादा देर नहीं बैठी। और उसके बाद जब मेरी तीसरी बार उनके साथ मुलाकात हुई, तो वो मुलाकात मेरी हुई जो खलीलुर रहमान कमर हैं उनकी बेटी की शादी पे। और वहाँ पर भी ना वो दूर बैठे हुए थे, तो मैंने उनको देख लिया। तो देखने के बाद मैं थोड़ी घबरा गई और मैं उनकी सीट से ज़रा दूर जाके बैठ गई। मुझे ये था कि यार वो एकदम फिर से डांटना शुरू कर देते हैं, तो ये शादी का माहौल है। लेकिन उन्होंने वहाँ पे भी मुझे देख लिया, और उसके बाद उन्होंने एक लड़का मेरे पास भेजा दूर से, वो वेटर था या कौन था, उससे कहा जाओ ज़ुनैरा को मेरे पास बुला के लाओ। तो फिर मैं गई उनके पास, और तब मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे। और मेरी शादी मतलब मेरा निकाह हो चुका था, तो मैंने अपने हस्बैंड को इंट्रोड्यूस करवाया, और उन्होंने तब भी मुझे बच्चों की तरह डांटा और मुझे कहा कि तुम ये सही कर रही हो, ये सही नहीं कर रही, मगर ज़्यादा उन्होंने तारीफ़ ही की कि बहुत अच्छा काम कर रही हो, शाबाश, तुम काम जारी रखो। फिर उसके बाद ना मैंने उनसे वहाँ पे पूछना शुरू कर दिया कि आपका काम नहीं आजकल देखने को मिल रहा, तो उन्होंने मुझसे बहुत सारे गिले शिकवे किए हमारी इंडस्ट्री को लेकर, और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके पैसे लोग खा जाते हैं, प्रोजेक्ट्स करवा लेते हैं लेकिन पैसे नहीं देते, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा ब्रेड एंड बटर है ये, और देखो इस तरह करते हैं, और हमारी इंडस्ट्री में ये बहुत आम है। उन्होंने बहुत सारे गिले शिकवे मेरे साथ किए। यहाँ तक भी उन्होंने मुझे बताया कि जो पिछले प्रोजेक्ट्स किए थे उनके पैसे भी अभी तक क्लियर नहीं हुए। तो मुझे बड़ा दुःख हुआ, और फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कराची क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं लाहौर का बंदा हूँ, तो मैं कराची कैसे जा सकता हूँ? वहाँ के माहौल में एडजस्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने कहा लेकिन आप जितने मंझे हुए अदाकार हैं, आपको जाना चाहिए। और फिर शायद उन्होंने इस चीज़ को कभी उन्होंने सोचा इस चीज़ को, मतलब मेरी बात को उन्होंने सीरियस लिया। फिर उसके बाद अचानक एक दिन उन्होंने मुझे अपना एक लिंक भेजा और मुझे कहा कि मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है, तो उसको तुम सब्सक्राइब कर लो। और मैंने सब्सक्राइब कर लिया। फिर मैंने उनको मैसेज किया। फिर उसके बाद एक दिन मुझे उनका मैसेज आया, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा यूट्यूब चैनल है, तुमने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, तो मेरा इंटरव्यू तुम क्यों नहीं करती? और यकीन करें कि मेरा माइंड था कि मैं उनका इंटरव्यू करूं। और फिर उन्होंने दोबारा से मुझे चैट के अंदर लिखा कि तुम बहुत अच्छी बेटी हो। तो मुझे बहुत अ, कुछ महीने पहले की बात है, हम लोग रोड पे जा रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड, तो पास से उनकी गाड़ी गुजरी। तो मैंने ना उनको ऐसे हैंड वेव किया और मैंने कहा सर आप, पता नहीं मैंने क्या कहा, कहाँ जा रहे हैं, ऐसे मैंने कुछ बोला। तो उन्होंने आगे से मुझे जो उल्टा जवाब दिया, हाँ रोड पे जा रहा हूँ। मतलब वो एकदम से गुस्से में आ जाते थे, तो मैं उनसे डरती थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा हाँ जी सुन लिया, जवाब हो गया तुम्हारा। तो मुझे तो उनकी नेचर का पता था ना, मैं तो स्कूल टाइम से लेकर मतलब बड़े होने तक उनको जानती थी। तो मैंने उनकी बात का माइंड नहीं किया। मैंने कहा यार उनकी नेचर ऐसी ही है, और मैं उनकी वैसी नेचर के साथ ही एडजस्ट करती थी, उनके साथ बड़े प्यार से बातचीत करती थी, और वो भी मुझे बेटियों की तरह डांट लेते थे। और अब जब अचानक से मुझे ये पता चला, अच्छा मैं आपको ये भी बताऊं कि जब मैं उनके साथ ड्रामा कर रही थी ना, उस वक्त उनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम था, ये अक्सर वो जिक्र किया करते थे, लेकिन उनको गुर्दों का मसला था या जिगर का मसला था, इस बात के बारे में मुझे पता नहीं था। अभी रिसेंटली अभी जो उनका ड्रामा चल रहा है उसमें मैंने जो उनकी कंडीशन देखी, और मेरे साथ जो ड्रामा सीरियल के अंदर उनकी कंडीशन थी, अ, वो देखने के बाद मैंने उनकी सेहत का जो हाल देखा, तो मैं बड़ी हैरान परेशान हुई कि 5-6 सालों के अंदर ही इनके साथ ये हो गया, मतलब इस तरह इतने वीक हो गए हैं। तो वो साफ पता चल रहा था। मुझे
एकदम से जब उनकी सैड डिमाइस के बारे में पता चला तो मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आई। बहरहाल आज जो है वो उनकी तदफ़ीन, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो चुकी होगी। ज़ोहर के बाद उनकी तदफ़ीन है और उनके बेटे जो हैं उन्होंने आकर इसको जो है वो पोस्ट भी अपनी लगाई थी, और नूरुल हसन जो एक्टर हैं उन्होंने भी उनके साथ अपनी एक मेमोरी शेयर की थी, एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो डांस करते दिखाई दे रहे थे खुशी के मारे कि वो सेट्स के ऊपर जो हल्ला गुल्ला हो रहा था। मेरी दुआएं उनके साथ हमेशा हमेशा हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक मरतबा फ़ातिहा पढ़ने के बाद, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के बाद फ़ातिहा पढ़ने के बाद जो है ना, कमेंट सेक्शन में डन ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने फ़ातिहा पढ़ ली है। मुझे दीजिए इजाज़त और बताइए कि आपकी जो भी एज है उसके हिसाब से आपकी इन अदाकार के साथ कौन सी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं, आपने इनके कौन से ड्रामास देखे हुए हैं, कौन सी फिल्म्स देखी हुई हैं, कौन सी परफॉर्मेंस आपको इनकी बहुत पसंद थी। जो कुछ भी आप सोचते हैं या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में ये लिखिए, पर्सनली जवाब दूंगी। अल्लाह ने के बाद।